आज हम लोग पढ़ेंगे WDV मेथड। क्या पढ़ेंगे? WDV मेथड। होप सो कल की क्लास आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया हो, किसी के मन में कोई दिक्कत नहीं है तो आओ चेक करते हैं बेटे। WDV मेथड बहुत ही आसान है। लगाओ हेडिंग, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। कुछ लोग इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कुछ लोग इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये क्या होता है ध्यान से देखना। कहता है अंडर दिस मेथड depreciation calculated at a fixed percentage on the original cost of assets and on written down value in subsequent year। आराम से सुनना। इस मेथड में एक फिक्स परसेंटेज डेप्रिसिएशन का रेट होगा हमारे पास, ठीक है। नहीं होगा तो कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे पहली बार तो निकालेंगे जितना है उसका फिक्स परसेंटेज, और सब्सिक्वेंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन से लगने के बाद, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा डेप्रिसिएबल वैल्यू का, रिटन डाउन वैल्यू आपको समझ में आया था ना, लास्ट क्लास में बताया था। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, ये होता है ना WDV। तो उस WDV पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। हर साल ऐसे ही चलता है। आओ चेक करते हैं। अब कहता है कि सर इसकी मेरिट्स क्या है। मेरिट्स ऑफ WDV मेथड। चेक करेंगे इसका मेरिट बेटा। पहला, कहते हैं दिस मेथड is logical in the sense that as the assets grows older, the amount of depreciation also goes on decreasing। ध्यान से सुनना। इसका पहला मेरिट यही है कि जैसे जैसे एसेट्स पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उस एसेट की डेप्रिसिएशन भी घटती जाएगी।
ठीक है। दूसरा, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स में हम WDV मेथड को ही लेके चलते हैं, SLM को नहीं। सर इसकी डिमेरिट्स भी होंगे? हाँ। सर क्या है इसके डिमेरिट्स? चेक इट। पहला डिमेरिट्स है, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट rate of depreciation. It does not take into consideration the interest on capital invested in the assets. It does not provide for the replacement of the assets on the expiry of its useful life. It take very long time to write of an assets unless very high rate of depreciation is used. इतना लिख लिया तो ध्यान से देखना। देखो बेटे, WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है ना, इसके जन्म एक सोच पे हुई थी। ठीक है, कि भाई सोचो, जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा, समझना ध्यान से, जैसे जैसे एसेट्स पुराना होता जाएगा तो उसकी वैल्यू पुराने जैसी तो रहेगी नहीं। SLM में हम लोग क्या करते थे कि हमेशा एक ही वैल्यू को डेप्रिसिएट करते थे हर साल। भाई 1 लाख का एसेट्स है तो अगले साल 20,000, मान लो 5 साल लाइफ है तो 20,000 राइटअप कर दिया, फिर से 20,000 ही राइटअप कर दिया। वहां अमाउंट फिक्स होता था। बट एसेट्स 1 लाख का था और 1 साल बाद हमने जब उसको 20,000 से कम कर दिया तो अभी भी हमने क्या सोचा कि वो उतने का ही होगा। तो ये कहता है कि गलत है। ये कहता है कि भाई जो एसेट्स राइट ऑफ हो गए, जो एसेट्स राइट ऑफ हो गए, मान लो 20,000 खत्म हो गया, तो अब जो 80,000 बचा उसी पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो बेटे यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को फिक्स कर दिया गया। अब इसी के बेसिस पे ये दो मेरिट्स है और बाकी सारे डिमेरिट्स ज्यादा है। इसकी कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम, अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर WDV मेथड। ठीक है बेटे, अब जब कैलकुलेशंस की जब आप बात करते हो तो यहां आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? इसमें भी वही दो बातें होंगी। बात नंबर 1, और बात नंबर
2। बात नंबर 1 क्या कि यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, और दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। ध्यान से देखना बेटे, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा या फिर नहीं गिवन होगा। तो यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन हुआ तो डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू, ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स पहली बार जब फर्स्ट ईयर निकालोगे तो ये मैं लिख रहा हूं फर्स्ट ईयर, जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट, ठीक है, इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, और यहां पे बेटे इंटू टाइम लिख देना। प्लीज ध्यान से देख लो, फर्स्ट ईयर तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा सर, यदि हमने सेकेंड ईयर निकालना हो तो सेकेंड ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से पहले डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो WDV कहलाएगा। ध्यान से सुनना, ये WDV कहलाएगा जो आप ये सॉल्व करोगे, ठीक। इसके बाद आप निकालोगे डेप्रिसिएशन, तो जो ये आपने WDV निकाला है ना, WDV इनटू रेट, ठीक है, इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, यदि टाइम हो तो, जैसे 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो, अदरवाइज नहीं। सर यदि थर्ड ईयर और उसके बाद, मैं थर्ड ईयर लास्ट एक बताऊंगा, थर्ड ईयर इसी तरह से प्रोसेस में चलता रहेगा हमेशा। यदि थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन निकालो तो सबसे पहले क्या होगा? ध्यान से देखना, अगेन WDV पहले निकालोगे। पहले क्या निकालोगे? WDV। सर WDV कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखना, इस बार कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं घटाओगे, इस बार WDV ऑफ सेकेंड ईयर में से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये WDV थर्ड ईयर के लिए आ जाएगा। अब इस पे डेप्रिसिएशन फिर से यही वाला फॉर्मूला चेप दो। क्लियर है? तो ध्यान से देख लो, यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको डेप्रिसिएशन इस तरह से निकालना है, लेकिन मुद्दा तो ये है कि यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो क्या करें? यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो क्या करें? तो ध्यान से सुनना, स्टेप 1, कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही निकालो, ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कैसे निकलता है बेटे? तो ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला होता है
1 माइनस n, इसके बाद अंडर रूट ये मैं आपको इस तरह से लिख के दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये अंडर रूट है, ठीक है, और इसमें स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आराम से देख लो, 1 माइनस n, ठीक है, 1 माइनस n अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स, यहाँ कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगा, ठीक है, और इन सबको सॉल्व करने के बाद इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर है? अब मुद्दा ये है कि सर ये सॉल्व कैसे होगा? तो बेटे ध्यान से सुनना, मैं आपको ये n का जो वैल्यू है, n डिनोट करता है ये लाइफ को, स्क्रैप वैल्यू आपको पता है, कॉस्ट ऑफ एसेट पता है, तो वो n, ध्यान से देखना, ये जो लाइफ है इनकी वैल्यू हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो बेटे हम लोग सीखेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करके हम ये निकालेंगे और उसमें स्टेप्स बता रखे हैं। देखो स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या करोगे कि स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स। प्लीज ध्यान से सुनना, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये आ जाने के बाद जो ये वैल्यू आएगा ना, इसको अंडर रूट करो। कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आएगा ना, इसको अंडर रूट करना है, पता है कितने बार? 12 टाइम। कितने टाइम बेटे? 12 टाइम अंडर रूट करो, ठीक है। इसके बाद सर क्या करें? इसके बाद इसमें से माइनस करो 1, माइनस क्या करो? 1, और फिर इसके बाद इसको डिवाइड करो लाइफ से, जो एसेट की लाइफ है ना उससे डिवाइड कर दो। क्लियर है? ठीक है सर, वो भी कर दिया। अब क्या करें? अब इसमें प्लस करो 1, क्या करोगे? +1, ठीक है। इसके बाद क्या करें बेटे? इसके बाद ध्यान से सुनना, इनटू इक्वल टू, ये एक बार हुआ, इनटू इक्वल टू ये 2 बार हुआ, इनटू इक्वल टू 3 बार, ऐसे ही करते 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 ये 12 बार करना है। कितने बार करना है? 12 बार। अब जो ये रिजल्ट आएगा, ध्यान से सुनना, ये जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट में आएगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया, ठीक है बेटे, जो भी रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को 1 माइनस ये जो रिजल्ट आया इसको माइनस कर दोगे,
ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो, मान लो ये आया 0.80, कितना आया 0.80 या 0.60 या 0.70 या 0.75, जो भी ये आया, मान लो ये 0.750 ऐसे आया है, तो 1 में से 0.75 घटा दो और जो बचा, ठीक है, जो आया, अब ये कितना आया 0.25, बोलो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, लाइक ये कितना आएगा 25%। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, कैलकुलेटर पे ये फॉर्मूला कैसे इजाद हुआ और इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आया उसको कैलकुलेटर पे 12 टाइम रूट, ध्यान से देखना, रूट दबाएंगे कितने बार बेटे, ये जो रूट के साइन होते हैं ना, 12 टाइम रूट के साइन प्रेस करेंगे, क्लियर है। इसके बाद -1 जो आया कैलकुलेटर पे ही -1, फिर डिवाइड कर देंगे एसेट की लाइफ से, फिर प्लस करेंगे 1, इसके बाद इंटू इक्वल टू करेंगे कितने बार 12 टाइम। इसके बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा था ना, 1 - 1 था, 1 - n था, तो ये जो आपने सॉल्व किया ये n की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब 1 में से वो माइनस कर दोगे तो जो ये आएगा, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है। तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, ध्यान से देख लो। आओ इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, समझते हैं, तब बातें समझ में अच्छे से आएंगी, क्लियर है। ले बेटा देख एग्जाम्पल, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, रेसिडुअल वैल्यू है 40,960, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स। केस 1 कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा। सॉल्यूशन 0.1, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बताओ बेटे। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे 1 - n अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट, रूट से बाहर निकल के इंटू 100, ये फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है। अब चेक करो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स बताओ तो कितना है, 80 और 20 कितना हुआ बेटे 1 लाख, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू बेटे 4960 और लाइफ कितनी है 4 ईयर्स, इन्हीं के बेस पे में बनाना है। चलो अब ध्यान से सुनना, स्टेप 1 40,960 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये सॉल्व करो तो बताओ कितना आएगा, 40,960 डिवाइड बाई 1 लाख, सॉल्व करो कितना आएगा, तो सर ये आएगा 0.4096 आ रहा है ये। अब इसको 12 टाइम रूट करो, ये जो 40,960 आया ना, इसको रूट करो कितने बार 12 बार। चलो करो तो जल्दी फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर 12 बार कर लिया। अब इसमें से माइनस करो 1, क्या माइनस करोगे 1, इक्वल टू किया आ गया। अब इसके बाद डिवाइड करो लाइफ से, ये आ गया। अब प्लस 1, ये आ गया। अब कहते हैं इसको सर इनटू इक्वल टू करते जाओ कितनी बार 12 बार, तो इनटू इक्वल टू 1 हुआ, इनटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। आप देखो आपके कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा 0.880, सॉरी 0.8000 ये लिखा है। अब जो पॉइंट आया है ना उसको 1 माइनस 0.80 इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा। 1 में से 0.80 माइनस करोगे, सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा। 0.20 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यदि 100 से तो बेटे ये आपका आ जाएगा 20%। तो इस केस में डेप्रिसिएशन का रेट बताओ कितना आया, 20%। एक बार फिर से सुन लो, ध्यान से सुनो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया फिर से देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना आपने, स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइड करोगे, जो रिजल्ट आया उसको 12 बार रूट करोगे, फिर जो रिजल्ट कैलकुलेटर पे दिखा उसमें से माइनस करोगे 1, फिर प्लस करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे लाइफ से, फिर प्लस करोगे 1 और फिर जो आया उसको इनटू इक्वल टू, जब इनटू एक बार दबाओगे और एक बार इक्वल टू दबाओगे तो ये दो दो प्रेस करोगे तो एक काउंट करना, इनटू इक्वल टू 1, इनटू इक्वल टू 2, इनटू इक्वल टू 3, ऐसे करते करते कितनी बार जाना है, 12 बार। अब जो रिजल्ट आया, जैसे इस केस में हमारा रिजल्ट आया था 0.80, जो रिजल्ट आया उसको 1 में से माइनस करो, जो आया उसको 100 में प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 20% रिजल्ट। तो देखो बेटे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डब्ल्यूडीबी इज कितना, बोलो बोलो, 20%। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरा डेप्रिसिएबल अमाउंट, तो ये तो आसान है, डेप्रिसिएबल अमाउंट तो होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो इस केस में बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 1 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 40,960, तो इक्वल टू ये कितना आएगा, 59,040। ये भी सॉल्व हो गया। अब कहता है थर्ड, सर डेप्रिसिएशन अंडर एसएल डब्ल्यूडीबी मेथड क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 1 लाख इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, बोलो 20%, सॉल्व करो कितना आएगा 20,000। डेप्शन कितना आएगा बेटे 20,000, क्लियर है। लेकिन यदि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालोगे, ठीक है, सेकेंड ईयर का यदि डेप्रिसिएशन निकालोगे, ये तो देखो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, यहां समझना ध्यान से, ये जो डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का है, क्लियर है। अब यदि मैं डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का निकालू तो इस बार पहले मैं 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दूंगा, जो आया बताओ कितना आया 80,000। अब इसका 20% निकालूंगा मैं, बोलो कितना आएगा बेटे 16,000। समझ में आ रही है बातें सबको या नहीं आ रही है, बोलो बोलो, क्लियर है, कोई कष्ट नहीं है। थर्ड क्या बोला, डब्ल्यूडीबी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या है बेटे, डब्ल्यूडीबी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यही है ना, लो जी, डब्ल्यूडीबी एट द सेकेंड ईयर, तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा कितना है 1 लाख, इसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्शन कितना 20, सेकेंड ईयर का डेप्शन कितना 16, सब घटा दो, आप 80 में से 16 डायरेक्ट भी घटा सकते थे तब भी आ जाता, कितना आएगा 64,000। अच्छा, ये एक ऐसा मेथड है बेटे जिसमें
आपका एसेट का वैल्यू कभी नील नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, निगेटिव आ जाएगा बट नील नहीं होगा। ठीक है, ये इन्फिनिट तो चलता रहेगा इसकी वैल्यू, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना चला। बोलो, क्लियर है? तो ये है आपका WDB मेथड का पूरा राम कहानी। आओ, अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे हो। ठीक है, हमने दो मेथड अभी तक सीखा, SLM और WDB, और इन दोनों मेथड की अकाउंटिंग एक जैसी होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो आओ हम पहले इनकी अकाउंटिंग सीखते हैं, फिर ये दोनों मेथड और विथ अकाउंटिंग ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, नाम है बेटे अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यदि हम बात करें कि अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो देखो ध्यान से, इसमें बेटे हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। बताओ कितने अप्रोच होते हैं? दो। ठीक, पहले अप्रोच को हम लोग बोलते हैं नेट अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटे? नेट अप्रोच। और दूसरे को बोलते हैं ग्रॉस अप्रोच। नेट अप्रोच और ग्रॉस अप्रोच, यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, नेट अप्रोच में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, एसेट्स अकाउंट। ठीक है, जबकि इसमें पहला अकाउंट एसेट्स अकाउंट भी बनेगा, इसमें इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, और यदि रिक्वायरमेंट हो, क्वेश्चन कहता है तब, अदरवाइज नहीं, हम इसमें एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते हैं। प्लीज ध्यान से देखना, यानी जब आप डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने जाओगे तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा अप्रोच से हमें अकाउंटिंग करनी है। नेट अप्रोच मतलब सिर्फ एसेट्स अकाउंट बनानी है, या ये तीनों अकाउंट बनानी है, एसेट्स अकाउंट अलग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट बना दिया, एसेट्स के लिए अलग, और यदि कोई एसेट बिक रहा है तो अलग, तीनों चीजें अलग अलग। ठीक है, और यहाँ सब कुछ एक ही में, चाहे वो बिके या डेप्रिसिएशन लगे या कुछ भी। तो ये दोनों में से, ध्यान से देख लो बेटे, दोनों में से कोई भी अप्रोच हो तो दोनों की पहले तो हम अकाउंटिंग सीखते हैं, लेकिन मन में एक सवाल आएगा, मन में सवाल आया कि सर हमें ये नहीं पता है कि कौन सा अप्रोच यूज करना है, तो फिर क्या माने? इफ नथिंग स्पेसिफाइड देन एज्यूम नेट अप्रोच। यदि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर क्या मानेंगे बेटे? नेट अप्रोच। ठीक है,
यानी ग्रॉस अप्रोच में क्वेश्चन साफ साफ कहेगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन करें। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या कभी कभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी ये जानते हैं इसको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लीज ध्यान से देख लो, कुछ लोग इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन यदि कहे तभी आपको ग्रॉस अप्रोच फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर है? चलो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं नेट अप्रोच। नेट अप्रोच के थ्रू अकाउंटिंग कैसे करोगे, आओ चेक करते हैं। नेट अप्रोच, अब ध्यान से सुनना बेटे। सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब सबसे पहले तो हम एसेट परचेस करते हैं। व्हेन एसेट्स परचेज, तो जिस दिन बेटे आप एसेट परचेज करोगे उस दिन आपको एक एंट्री डालनी पड़ेगी। बोलो क्या? उस दिन आप एंट्री डालते हो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, या तो आपने कैश दिया या फिर बैंक, और यदि उधार में खरीदा तो क्रेडिटर, या सामने वाले को बिल दे दिया तो बीपी, बिल्स पेबल। ये कुछ भी हो सकता है। मतलब यदि कैश में खरीदा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से पेमेंट किया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधार में खरीदा तो जिससे खरीदा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और यदि जिससे खरीदा उसको बीपी एक्सेप्ट करके दे दिया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। ये चारों सिचुएशन में से एसेट यदि आपने परचेज किया तो ये एंट्री पास करोगे। कोई कष्ट है? बोलो नहीं। अब क्या होगा, व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन सर कब चार्ज करेंगे, याद रखना एट द एंड ऑफ द ईयर। कब चार्ज करोगे? ईयर के एंड में। क्लियर है? तो यदि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो बेटा जी आपको फिर यहां पे एंट्री पास करनी पड़ेगी। बोलो एंट्री क्या पास करेंगे सर? ये लो जी अभी बताता हूं। तो एंट्री पास करोगे, क्योंकि नेट अप्रोच है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। और हर साल ये एसेट्स चलता जाएगा, ऐसी डेप्रिसिएशन हर साल के अंत में कटता जाएगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो या तो एसएलएम के थ्रू निकालोगे या फिर डब्ल्यूडीवी के थ्रू निकालोगे। अब आपको निकालने आ गया? कोई कष्ट है किसी को तो बताओ। थर्ड, सर इस डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे हम? तो कहता है व्हेन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस है तो कहां ट्रांसफर कर दोगे? बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बोलो बोलो डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? सर यदि मैंने ये एसेट्स बेच दिया, व्हेन एसेट्स सोल्ड, यदि मैंने ये एसेट बेच दिया तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। यदि आपने बेटा ये एसेट बेच दिया
तो उस केस में आपको पैसा मिलेगा, तो कैश या चेक मिला तो बैंक, या फिर उधार बेचा तो डेटर, या किसी ने आपको बिल्स दिया तो बिल्स, रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट टू, बोलो, एसेट्स अकाउंट। सर एक बात बताओ, यदि इस पे जो एसेट्स मैंने बेचा, ध्यान से सुनना बेटे, जो ये मैंने बेचा ये डेबिट होता है मार्केट वैल्यू से। कैसे डेबिट होता है बेटे? मार्केट वैल्यू, जितने में बेचा, जितने में बेचा, ठीक है। टू एसेट्स, ये जो एसेट्स है आराम से देखना, ये जो एसेट्स है ना, ये एसेट्स ये क्रेडिट होता है कैसे? तो सर ये क्रेडिट होता है अपने बुक वैल्यू से, यानी WDV से, ठीक है। WDV से ये क्रेडिट होता है। तो भाई मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में डिफरेंस होगा, हाँ एकदम होगा। तो यदि डिफरेंस ज्यादा हुआ तो ये होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। और यदि बुक वैल्यू कम हुआ, यदि बुक वैल्यू कम हुआ तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से आपके नेट अप्रोच की यही अकाउंटिंग हर साल चलती रहेंगी, मैक्सिमम यही एंट्री पास होती है। एसेट परचेज करोगे, ठीक है, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर वो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड में ट्रांसफर हो जाता है। फिर कोई और एसेट खरीदा तो फिर से एसेट्स, फिर उन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। अब डेप्रिसिएशन या तो एसएलएम से लगाओ या WDV से लगाओ, वो दोनों मेथड तुमने सीख रखा है। यहां तक कोई कष्ट है? नो सर। अगली बात सुनना, अब यदि हम ग्रॉस अप्रोच से करें क्वेश्चन तो कैसे करें? अब हमारे पास कौन सा अप्रोच है बेटे? ग्रॉस अप्रोच, ठीक है। लो जी, अब ग्रॉस अप्रोच में भी ध्यान से देखना बेटे, ग्रॉस अप्रोच में भी सबसे पहले क्या होगा? सर पहले तो मैं एसेट खरीदूंगा, तो एसेट खरीदूंगा तो खरीदने की एंट्री तो यही होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो कैश, बैंक या क्रेडिटर या बिल्स पेबल, दोनों में से ये जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग एसेट परचेज की एंट्री पास कर देंगे। लेकिन यदि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है, तो बेटे यहां तो आप लिखते थे डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, अब ये एसेट्स न लिखे ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इस अकाउंट्स में ट्रांसफर करने से क्या फायदा है? तो ध्यान से देखना बेटे, ये जो आपका एसेट्स है ये हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे आपके बैलेंस शीट में दिखता रहेगा, ठीक है। और जो इसका डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में दिखता जाएगा। तो इसीलिए ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं और एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो आप बैलेंस शीट जब देखोगे ना तो वहां हो सकता है एसेट साइड में एसेट्स हो और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, या एक तरीका और होता है कि एसेट साइड में से ही कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख के घटा के नेट करके दिखाया हो बैलेंस शीट में, ठीक है। दोनों मेथड सेम है, बट बेटे आपको यह ध्यान रखना है कि वो वहां पे ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। यदि बैलेंस शीट में एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों के बैलेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपने एसेट्स अकाउंट ग्रॉस अप्रोच से मेंटेन किया हुआ है
और यदि सिर्फ वहां एसेट्स नेट ऑफ करके दिखाया हुआ है, यानी डेप्रिसिएशन अलग से माइनस, मतलब माइनस करके नहीं दिखाया, नेट करके ही दिखाया है, तो समझ लेना कि नेट अप्रोच है। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मैं आपको नेट अप्रोच का, देखो ध्यान से बेटे, सपोज करो कि आपने यहां 1 लाख का एसेट खरीदा, कितने का? 1 लाख का, ठीक, और इस पे आपने 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कितने का? 20,000 का। तो देखो बेटे ध्यान से, 1 लाख का एसेट डेबिट था और डेप्रिसिएशन, देखो ध्यान से, जैसे ही 20,000 का आपने चार्ज किया, आपका 20,000 रुपए से एसेट क्रेडिट हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपका एसेट का जो बैलेंस है, क्या 1 लाख बचा या 80,000 बचा? बोलो कितना बचा? 80। 1 लाख में से 20 घटा दो तो कितना बचा? 80। और बेटे क्योंकि ये अकाउंट में ही शो हो जाता है, इसलिए बैलेंस शीट में डायरेक्ट एसेट का नेट अकाउंट कितना चला गया? भाई ये जर्नल है, इसके बेसिस पे आप लेजर बनाओगे तो एसेट्स अकाउंट में बैलेंस शीट ही कितने का दिखेगा बताओ? एक का डेबिट हुआ है, 20,000 से क्रेडिट हुआ तो 80 दिखेगा। ये 80 ट्रायल बैलेंस में जाएगा, जा रहे हो वहां तक? ट्रायल बैलेंस में जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के एसेट साइड में डेबिट कितने का दिखेगा? 80 का। तो ट्रायल बैलेंस से ही तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट कितने का दिखेगा? 80 का। समझ में आई बात? ठीक। लेकिन यदि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया, क्या मेंटेन किया बेटे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर इस केस में क्या होता है, देखो ध्यान से, आपने 1 लाख का एसेट खरीदा, हाँ जी, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000 का, तो 20, देखो ध्यान से, क्या उससे मेरा एसेट कम हुआ? नहीं। तो लेजर बना 1 लाख का, तो लेजर भी, एसेट्स अकाउंट का लेजर भी 1 लाख का, ट्रायल बैलेंस भी जाएगा 1 लाख का, तो बैलेंस शीट में भी कितना जाएगा? 1 लाख। और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चला गया? 20 यहाँ। तो सर ये जो डेप्रिसिएशन है 20, ये वाला, ये कहाँ गया? तो बेटे ये तो हम ट्रांसफर कर देते हैं। सर कहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको? बोलो बोलो, कहां ट्रांसफर करते हैं इसको? तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब आप इसको ट्रांसफर करते हो ना, तो एक एंट्री बनाओगे, बोलो क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका 20,000 है वो जाके यहां कैंसिल हो गया। ये देखो, एसेट्स अकाउंट 1 लाख का बचेगा, डेप्रिसिएशन 20 का बचेगा, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपका आके यहां खत्म हो गया। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, सर यदि एसेट्स हमने बेचना है, व्हेन एसेट्स सोल्ड, अब यदि आप बेटा एसेट बेचते हो ना, तो यहां आपको, यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्ट कर रखे हो, तो यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, जो आपका ये एसेट्स है ना, ये देखो ध्यान से, ये जो एसेट्स है ना, इस पूरे एसेट को पहले ट्रांसफर करो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। आराम से सुनना, एसेट्स ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है? इसके बाद जो आपका ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ध्यान से सुनना, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसको भी ट्रांसफर करो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बोलो क्लियर है?
यानी यदि आपने बेटे ग्रॉस अप्रोच से, सुनना ध्यान से, यदि आपने ग्रॉस अप्रोच से डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है, तो जिस दिन एसेट्स बिकेगा आप सबसे पहले दो काम करोगे, बताओ क्या? सारे एसेट्स कॉस्ट पे, इसके ओरिजिनल कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दोगे एसेट डिस्पोजल में, और उस एसेट पे जो बिक रहा है, फिर से मेरी बातों को सुनना, जो एसेट बिक रहा है उसकी पूरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जितनी बैलेंस जिस दिन बिक रहा है उस दिन तक जितनी बैलेंस है वो भी ट्रांसफर कर दोगे एसेट डिस्पोजल में। इसके बाद नाउ सोल्ड द एसेट्स, अब एसेट्स बेच दो, ठीक है? तो सर इस केस में एंट्री कैसे पास करेंगे? सुनो ध्यान से, एंट्री कैसे पास करो? जब एसेट को एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री पास करोगे, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है? ठीक है सर। यदि आपने प्रोविजन फॉर डेप्शन को ट्रांसफर किया तो देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ना, तो फिर यहां एंट्री डालोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक? सर अब मुझे तो फाइनली एसेट को बेचना है, तो बेचेंगे तो बताओ क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट? बोलो। टू टू अब क्योंकि सारा एसेट्स एसेट डिस्पोजल में आ गया, सारा एसेट्स एसेट डिस्पोजल में आ गया, तो टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, फिर से जब मैं ये बेचूंगा तो बताओ ये कौन सी वैल्यू पे आएगा बेटे? मार्केट वैल्यू। और ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट का यदि बैलेंस है तो ध्यान से देखना, एसेट डिस्पोजल में मैंने क्या किया, 1,00,000 का डेबिट किया कॉस्ट ऑफ एसेट्स और 20,000 का माइनस किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट किया, तो दोनों मिला के नेट एसेट की वैल्यू कितनी आई? 80। तो 80 का एसेट डिस्पोजल का बैलेंस कितने का बना? 80 का माल यदि आपने 1,00,000 में बेचा तो 20,000 का प्रॉफिट है, और उससे कम में बेचा तो लॉस है सिंपल। तो देखो ध्यान से, यदि आपको लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स डेबिट, बेटे ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, और यहां टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी सर बैलेंसिंग फिगर आएगा। और इस तरह से ग्रॉस अप्रोच की अकाउंटिंग कंप्लीट होती है।